अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइब्रेशंस ऑफ क्रिस्टल्स विद मोनो एटॉमिक बेसिस। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एसएस सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 10 है। इसका ए पार्ट है वाइब्रेशंस ऑफ क्रिस्टल विद मोनोटॉमिक बेसिस। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, देखते जाएं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब हम चूँकि जो किटल की बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो बुक की के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये चौथा चैप्टर है हमारे पास, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक एक जो लाइन है वो मैं स्टडी नहीं कर सकूँगा, अलबत्ता जो जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं ड्रा करने की कोशिश करूँगा। तो ये डायग्राम पहले बनी हुई है, इस डायग्राम को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि जो हमें इधर बताया गया है फोनोन, चैप्टर के नाम में ही हमारे पास आ रहा है फोनोन। ओके, फोनोन आर थर्मल वाइब्रेशंस, दीज आर बेसिकली वेव्स, बट here आर हीट वेव्स ड्यू टू हीट ट्रेवल इन क्रिस्टल्स। यानी कि अब इसको मैं डिटेल में इस तरह बताऊंगा, बाकी इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि फोनोन क्या होता है। जिस तरह हमारे पास फोटोन होता है ना, फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट होता है, इसी तरह जो फोनोन भी उसी तरह से है। फोनोन हमारे पास कि ये हमारे पास थर्मल वाइब्रेशंस होती हैं। फोनोन्स आर बेसिकली, यानी कि सिंपल डेफिनेशन की मैं बात करूं तो फोनोन्स आर थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ द क्रिस्टल्स। ये भी बेसिकली एनर्जी ही होती हैं जो वेव में ट्रेवल करती हैं। ओके, वेव में से पास करती हैं। इसकी प्रोपगेशन, इसकी ट्रेवलिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी हो सकती है और ट्रांसफर कंपोनेंट भी इसका हो सकता है। ओके, फोनोन का खैर, यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये है कि फोनोन क्या है, एक थर्मल वाइब्रेशन है जो कि क्रिस्टल में से पास करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो अगर आपने कहीं ऑब्जर्व किया हो कि क्रिस्टल में जब कोई एनर्जी ट्रैवल करती है, हीट ट्रैवल करती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ फोनोन ही ट्रैवल करती है। ओके, तो अब जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस भी जो जब पास करती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं क्रिस्टल के अंदर थर्मल वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही होती हैं। तो फोनोन की भी एनर्जी होती है, इसी उसी तरह इसकी जिस तरह फोटोन की होती है। फोनोन का भी अपना मोमेंटम होता है जिस तरह फोटोन का होता है। तो फोनोन का जो मैस होता है वो नहीं होता। फोनोन का मैस अपना नहीं होता, जिस तरह फोटोन का मैस नहीं ना होता, इसी तरह फोनोन का भी अपना मैस नहीं होता। तो यानी कि अगर बात करें कि जो फोटोन और फोनोन आपस में मिलते जुलते हैं, अब अगर हम बात करें कि जिस तरह फोटोन क्वांटाइज्ड होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो फोनोन होते हैं ये भी क्वांटाइज्ड होते हैं। ओके, जो हमारे पास फोनोन होते हैं ये भी क्वांटाइज्ड होते हैं, इनकी क्वांटाइजेशन पॉसिबल होती है। अभी क्वांटाइज्ड क्या होती है, क्वांटाइजेशन क्या होती है, कंटिन्यूटाइजेशन क्या होती है, इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमें आई थिंक आप लोगों को पता होगा। क्वांटम मैकेनिक्स 1 में जो फिफ्थ सेमेस्टर में स्टडी किया, या जो अब हम छठे सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स 2 स्टडी किया, तो उसमें हम फोटोन को ही ज़्यादा डिस्कस करते आ रहे हैं कि सॉरी क्वांटाइजेशन क्या होती है, कि क्वांटाइजेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। तो ये तमाम बातें हमने उधर की हुई हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में, यानी कि जो लास्ट चैप्टर था, जो हमारे पास थर्ड चैप्टर था, उसमें हमने इलास्टिक प्रॉपर्टीज मतलब जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टल्स की, उन पर बात की थी। अब हम थर्मल प्रॉपर्टीज पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसलिए थर्मल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें फोनोन की ज़रूरत होती है, फोनोन की, जो कि मेरे पास है। अब फोनोन क्या होते हैं इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यानी कि जैसे देखें ना, जिस तरह का कोई क्रिस्टल या मटेरियल होता है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए फोटोन की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो थर्मल वाइब्रेशन, जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमें फोनोन्स की ज़रूरत होती है। तो अब इस पर आते हैं, जो कंसिडर्ड इलास्टिक वाइब्रेशंस ऑफ क्रिस्टल विद वन एटम इन द प्रिमिटिव सेल। यानी कि अब अच्छा, ये ना आप खुद स्टडी कीजिएगा, तो इसमें मेन में बातें मैं अर्ज कर देता हूँ कि हम एक ऐसा क्रिस्टल लेंगे
जो मोनोअटॉमिक है। मोनोअटॉमिक का मतलब है क्या कि उसकी बेस में सिर्फ सिंगल एटम है। हमने एक ऐसा क्रिस्टल, एक ऐसा मटेरियल लेना जिसकी बेस पर सिर्फ एक सिंगल एटम है, एक एटम है। सो इसकी जो वाइब्रेशन को हम इधर देखने लगे हैं। यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर का रिलेशन फाइंड करना है जो कि वेव को डिस्क्राइब करता है इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर मोटिव कि इस टॉपिक में हमने क्या करना है कि हमने फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमारे पास ओमेगा है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, और जो वेव वेक्टर है यानी कि जो की है, इनके दरमियान रिलेशनशिप निकालना है इन द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास इस टॉपिक का मकसद है। तो इस इनको लास्ट टॉपिक यानी कि जो हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होती हैं, इनको हमने थर्ड चैप्टर में पिछली वीडियो में स्टडी किया हुआ है। तो अब यहाँ देखें, इसमें यहाँ लिखा हुआ है 100110111। अब यहाँ क्या है कि क्यूबिक क्रिस्टल में 100 डायरेक्शंस होती हैं। मतलब क्या कि अगर जब हमारे पास 100 क्यूबिक क्रिस्टल होता है तो हम कहते हैं हमारे पास क्यूब क्रिस्टल होता है। जब हमारे पास 110 हो तो फेस डायगोनल होता है, यानी कि जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। ओके, इसी तरह जब हमारे पास 110 हो तो ये हमारे पास बॉडी डायगोनल होता है। जब वेव प्रोपागेट करती है क्रिस्टल के अंदर तो जो प्लेन यानी कि जब वेव प्रोपागेट करती है तो वेव के साथ प्लेन्स भी इन फेज रहती हैं और प्रोपागेट करती हैं। ये पैरेलल भी हो सकती हैं और परपेंडिकुलर भी यानी कि ट्रांसवर्स भी हो सकती है। अब इसको हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। जो भी हमने बात की है ना कि जब किसी क्रिस्टल में किसी मटेरियल में से वेव ट्रैवल करती है तो उसके साथ साथ जो उसकी प्लेन्स होती हैं वो भी ट्रैवल करती हैं इन द फेज। अब वो इन द फेज मतलब यानी कि पैरेलल भी हो सकती हैं और परपेंडिकुलर भी। पैरेलल इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी और परपेंडिकुलर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर वेव होंगी। बस यही होगा ना। तो अब यहाँ देखें, जो मेरे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम में जो है यू पैरामीटर को शो कर रहा होता है और जो एस है वो प्लेन को शो कर रहा होता है। एस प्लेन को शो कर रहा होता है और जो यू होता है वो पैरामीटर को शो कर रहा होता है। तो जब हम यू एस को इकट्ठा लिखें तो इस तरह जो हम यू एस को इकट्ठा लिख सकते हैं। यू है ये किसको शो करता है? यू शो करता है पैरामीटर को, और जो छोटा सा एस है या जो ये ऐसा ये किसको शो करता है? ये प्लेन को शो करता है। अभी तक हम बातें वन डायमेंशन में करते आ रहे हैं। जो भी आपके पास वेव वेक्टर यानी कि जो के होता है वेव वेक्टर है जो उस वेव की प्रोपगेशन को एक्सप्लेन करता है। तो इसी तरह यानी कि जब वेव ट्रैवल करती है प्रोपगेट करती है क्रिस्टल में तो उसके 3 मोड्स होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक पोलराइजेशन होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। खैर उसको डिटेल में अब हम नहीं जाना चाह रहे हैं। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो ये है कि अब फिगर नंबर 2 है। फिगर 2 में एक सॉलिड लाइन है और एक डॉटेड वाली लाइन है। एक जो सॉलिड लाइन नज़र आ रही है वहाँ यूएस लिखा है। जो सॉलिड लाइन है वहाँ यूएस लिखा है। मींस ये आपके पास एक सिंगल कोऑर्डिनेट है जो कि प्लेन एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लेन एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लेन एस में क्या है? ये एटम्स हैं। ओके, और यूएस इस यानी कि इसको शो कर रहा है, यूएस लिखा है। जो अब यूएस का क्या मतलब है कि ये आपके पास एक सिंगल कोऑर्डिनेट है जो कि प्लेन एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी हेल्प से हमने प्रोपगेशन ऑफ प्लेन्स को डिस्कस करना है। यानी कि अब जो प्रोपगेशन होगी ना वो अब लेफ्ट साइड से भी हो सकती है या फिर राइट साइड की तरफ भी हो सकती है। वो अब हम इसी की मदद से देखेंगे। तो जो यहाँ डॉटेड लाइंस है वो शो करती हैं एटम्स को। ओके, अब जहाँ यहाँ जो प्रोपगेशन ट्रैवलिंग हो रही है वो पॉजिटिव एक्सिस में भी हो सकती है और नेगेटिव एक्सिस में भी हो सकती है। मीन जो प्लेन वाइब्रेट कर रही है हेयर यहाँ पर जो प्लेन वाइब्रेट कर रही है वो पॉजिटिव इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। अब वो हम देखते हैं। आई होप आपको इस लाइन की तो एटलीस्ट समझ आ गई होगी ये क्या है। अब हम देखते हैं इनको कि दो डायग्राम है एक्चुअली इधर। ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है। जो हमारे पास फिगर 2 है ये लॉन्गिट्यूडनल मोड है और जो फिगर 3 है ये ट्रांसवर्स मोड है।
ओके, एक्चुअली जो वेव प्रोपागेट कर रही है उसके यहाँ रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इजी नहीं है। यहाँ बस इन दी प्लेन्स रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, जो वेव प्रोपागेट करती है क्रिस्टल में से, मटेरियल में से, उसको यहाँ रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन उसके जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया है। जब भी वेव ट्रैवल करती है तो उसके लॉन्गिट्यूडनल पार्ट भी होता है, उसका ट्रांसवर्स पार्ट भी होता है। लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ये होता है और ट्रांसवर्स पार्ट मेरे पास ये होता है। तो अब इसमें इसको समझने से पहले ना एक छोटी सी बात, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पता होना चाहिए। कि इसको समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 3 डायमेंशनल जो वीडियो है उस वो बेहतर है इसको समझने के लिए। अब जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 स्टडी की है 6 चैप्टर में, उसमें हमने बकाया तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है सीरीज़, वो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। कि ये देखिए मेरे पास जी एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ऐसे ही है, ये वाई एक्सिस है। तो जी एक्सिस अलोंग हमारे पास वेव ट्रैवल करती है, लेकिन जो वेव होती है वो पोलराइज्ड होती है एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। यानी कि ये देखें, ये जो वेव है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन जो इसकी पोलराइजेशन है वो अलोंग दी, चलिए इसको हम एक्स कह लेते हैं, इसको वाई कह लेते हैं। अलोंग दी एक्स एक्सिस क्या है, पोलराइज्ड है, लेकिन जो वेव ट्रैवल तो कर रही है किसके अलोंग, जी एक्सिस के अलोंग। इसी तरह इसका जो वाई कंपोनेंट है उस केस में भी इसकी पोलराइजेशन हो सकती है ऐसे। ओके, पोलराइजेशन हो सकती है। खैर ये मैं हमने ईएमटी जो मेरे पास 1 2 है ना, जो हमने छठे सेमेस्टर में अभी स्टडी की है, तो इसकी मुकम्मल सीरीज बन चुकी है। आप इसकी वीडियो बकाया तौर पर देख सकते हैं, इसका जो लिंक होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बल्कि आप सर्च कर लीजिएगा कि जो मेरे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाई पाक एम एन अकेडमी, यानी कि ये चीज़ जो हमारे चैनल का नाम है ना जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये सर्च कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगी। तो आई होप आपको पता लग गया हो कि अलोंग दी जी एक्सिस हमारा वेव ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसकी पोलराइजेशन अलोंग दी एक्स एक्सिस भी होती है और वाई भी एक्सिस, दोनों साइड दोनों में भी हो सकती है, या फिर किसी एक एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है। तो खैर ये देखें, इतना जो कुछ बाक जो ये मैंने बताया है, इस समझाने का मकसद क्या है कि हमें जो टॉपिक है वो ईजिली समझ आ जाए। अदरवाइज मैं डायरेक्ट क्या करता, तो उधर से उठकर इधर आ जाता, फिगर समझा देता। तो ये तमाम आपको सबक बताने का यही मकसद है, ताकि जो हमें जो इंफॉर्मेशन है, जो टॉपिक है, वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब जो ये सबक मैंने इधर बांधा है ना, वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, क्योंकि वही बातें होती हैं। तो अब फिगर 2 में देखें, जो स्लोटरी लाइंस हैं शो कि जब नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट पोजीशन पर प्लेन या फिर वेव वेक्टर चला जाता है तो वो उसको शो करता है। खैर ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए ये तमाम बातें हमने डिस्कस कर चुके हैं अभी, ये तमाम बातें। अब हम कहते हैं वो अज्यूम डैट, अच्छा मैं पहले ये खुद स्टडी कर लीजिएगा इधर। अब इस टॉपिक में क्या, इस जो पैराग्राफ में है, इसमें क्या बताया गया कि जो लीनियर फंक्शन का जो मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि इधर देखें ना ये, कि जो इलास्टिक रिस्पॉन्स होता है क्रिस्टल का, वो लीनियर फंक्शन होता है फोर्सेस का। अब जो ये लीनियर फंक्शन का इधर मतलब क्या होता है कि जो फोर्स होती है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलास्टिक रिस्पॉन्स की होती है, और यही हमें हुक लॉ कहता है। ओके, अगर आप लोग ने सेकंड चैप्टर को स्टडी किया तो उसमें हमने हुक लॉ को भी, बल्कि थर्ड चैप्टर में भी स्टडी किया हुक लॉ को। ओके, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके लेंथ की होती है यहाँ, लेकिन इलास्टिक रिस्पॉन्स होगा हमारे पास एसएसपी में। अच्छा जी, अब सेकंड बात इसमें ये बयान की है पैराग्राफ में, वो ये है कि इसमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो नहीं आ रही होती। ओके, तो आपके पास हमारे पास जो इलास्टिक एनर्जी है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाती है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का, जो उसने डिस्प्लेस किया है। ओके, यानी कि ये देख रहे हैं जो मेरे पास यू है, यू क्या शो करता है, यू डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है ना मेरे पास, ये वाला यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है। ओके, यानी कि अब यहाँ देखें जो यूएस है, जो यूएस है, अगर इसका हमें पोजीशन देखना है इक्विलिब्रियम में, तो जब S+1 यानी कि S+1 और S नेगेटिव, ये यानी कि जो लेफ्ट साइड पर उधर सिर्फ एक ही दिखाई गई है, राइट साइड पर 4 दिखाई गई हैं। ये देखिए कि इस डायरेक्शन में हमारे पास वे वेक्टर है कि, तो S+1 और S जो -1 की तरफ से कोई फोर्स लगती है यूएस पर,
तब जो मेरे पास यूएस होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और जो हमारे पास एक के है ना, के क्या शो कर रहा है, के इज द डायरेक्शन इन विच प्लेन इज ट्रेवलिंग, इन विच प्लेन इज मूविंग। खैर अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हम जो हमारे पास ये है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि हम एक और नई प्लेन लेते हैं। जिस तरह हमने ये एस प्लेन ली हुई है ना, इसी तरह हम एक और प्लेन लेते हैं जिसका नाम पी प्लेन है। यानी कि अब क्या है कि एस प्लेन जो मेरे पास ये एस है, एस प्लेन के ऊपर कोई फोर्स आ रही है और वो आ रही है उस वक्त इस एस प्लेन पर फोर्स लगती है जब डिस्प्लेसमेंट आता है एस प्लस पी में। यानी कि अब यहाँ एस प्लेन भी है और इधर मेरे पास जो पी प्लेन है वो भी है। इसका मतलब हो क्या हो गया, इन दोनों प्लेन्स की वजह से एस पी एस जो प्लेन है इसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स आ रही है इज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यू इसके यू एस प्लस पी नेगेटिव यू एस के इसके। ये देखें, यानी कि जो मेरे पास ये है ना, ये एक्चुअली मेरे पास जो फार्मूला वो मेरे पास ये है यू एस प्लस पी नेगेटिव यू एस, ये मेरे पास फार्मूला है। तो यही इधर बताया गया है। अब यहाँ देखें लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड द नियरेस्ट एंड नेबर इंटरेक्शन विद पी, पी वो पॉजिटिव प्लस भी हो सकता है नेगेटिव प्लस भी। यानी कि जो नियरेस्ट एक जो एटम है उसके साथ जो करीब वाला एटम है वो हमारे पास नियरेस्ट कहलाता है। अब यहाँ लफ्ज़ देखें ब्रेविटी लिखा हुआ है। ब्रेविटी का मतलब होता है बस पहले वाली ली हैं, अदर को छोड़ दिया है, ये हमारे पास ब्रेविटी होती है। ओके,